हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब। आज हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर से है, जिसमें हम एक्जुलरीज वर्ब को जानेंगे। लेकिन एक्जुलरीज वर्ब को जानने से पहले हमें वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात हम वर्ब की करते हैं कि वर्ब क्या होती है। वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अर्थात क्रिया वह शब्द होती है जो किसी काम में करती हुई या होती हुई पाई जाती है। जैसे राम ने खाना खाया, यहाँ पर जो खाया है वो एक क्रिया है। तो इसी तरीके से खाना, पीना, रोना, सोना, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो एक क्रिया होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो बात अगर काइंड्स ऑफ वर्ब की जाए तो बेसिकली जो वर्ब होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 फाइनाइट, नंबर 2 एक्जुलरीज, नंबर 3 नॉन फाइनाइट्स। फाइनाइट जो वर्ब होती है उसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जिसको हम फुल वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब भी कहते हैं। इन सभी नामों का एक ही मतलब होता है और वो होता है मुख्य क्रिया। यानी कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो मुख्य क्रिया के रूप में काम करती है। इसी के अंदर फ्रेजल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पढ़ते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है एक्जुलरीज वर्ब, जो कि हमारा चैप्टर है। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहले नंबर पर प्राइमरी आती है और दूसरे नंबर पर मॉडल आती है। प्राइमरी एक्जुलरीज का मतलब होता है प्राथमिक सहायक क्रिया और मॉडल एक्जुलरीज का मतलब होता है विधि सूचक या मुख्य सहायक क्रिया। अगला हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स जो होता है वो आगे वाली क्लासों में हम देखेंगे। वैसे नॉन फाइनाइट्स के अंदर हम 3 चीज़ों को जानते हैं। नंबर 1 इन्फिनेटिव, नंबर 2 पार्टिसिपल और नंबर 3 जीरेंड। तो ये तो हमारे वर्ब के प्रकार थे कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं और वर्ब में क्या क्या आता है। लेकिन बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो आज एक्जुलरीज वर्ब है, और जिसमें हम प्राइमरी एक्जुलरीज को, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक्जुलरीज वर्ब होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राइमरी और नंबर 2 मॉडल। जो प्राइमरी एक्जुलरीज होती है उसको हम प्राथमिक सहायक क्रिया, और जो मॉडल एक्जुलरीज होती है उसे हम मुख्य सहायक क्रिया कहते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है वो आज प्राइमरी एक्जुलरीज का है। प्राइमरी एक्जुलरीज यानी कि प्राथमिक सहायक क्रिया, ये मुख्यतः 3 प्रकार से बनती है। अगर बात हम अंग्रेजी में करें तो इसे 3 नामों से जाना जाता है। नंबर 1 टू वी फॉर्म, नंबर 2 टू हैव फॉर्म, नंबर 3 टू डू फॉर्म। बात अगर हम टू वी फॉर्म की करते हैं तो टू वी फॉर्म के अंदर जो है हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, वी और वीन, ये सारे के सारे वर्ड आते हैं, जहां हम इनके प्रयोगों को पढ़ते हैं कि किस तरीके से इन्हें मेन वर्ब और किस तरीके से इन्हें एक्जुलरीज वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर बात हम सेकंड टाइप की करते हैं तो सेकंड टाइप हमारा टू हैव फॉर्म होता है। टू हैव फॉर्म के अंदर हम हैज़, हैव और हैड के प्रयोग के बारे में जानते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा टू डू फॉर्म आता है, जिसमें हम डू, डज और डिड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि टू वी फॉर्म जो होता है उसके अंदर एम, इज, आर, वॉज, वर, वी और वीन आता है। तो चलिए हम जानते हैं कि कहाँ एम का यूज़ किया जाता है, कहाँ इज का, कहाँ आर का, कहाँ वॉज का, कहाँ वर का, कहाँ वी का और कहाँ बीन का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली आप लोगों को टेंस आते होंगे और आप लोगों ने टेंस को पढ़ा होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास तक टेंस में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो एम होता है उसका प्रयोग आई के लिए किया जाता है। इसी तरीके से जो इज होता है उसका प्रयोग प्रेजेंट में सिंगुलर मतलब एक वचनकर्ताओं के लिए किया जाता है। इसी तरीके से जो हमारा आर होता है उसका प्रयोग प्रेजेंट में प्लूरल यानी कि बहुवचनकर्ताओं के साथ किया जाता है। अब बात अगर हम वॉज की करें तो वॉज हमारा पास्ट में सिंगुलर के लिए आता है और साथ के साथ आई के साथ भी वॉज का प्रयोग किया जाता है।
इसी प्रकार से अगर बात हम वर की करते हैं तो वर का प्रयोग पास्ट में प्लूरल सेंटेंस के लिए किया जाता है। इसी तरीके से बात अगर हम बी की करते हैं तो बी माने होता है होना। यह एक मेन वर्ब होती है और इसे वाक्यों में मेन वर्ब के लिए ही किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है बीन। तो बीन हमारा जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं उन सभी में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो इन सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हम बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमारा बेसिकली टू बी फॉर्म था कि किस तरीके से हम एम का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से हम एच का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से हम आर का, वॉज का, बी का और बीन का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ नोटेड पॉइंट को देखते हैं जिनका हमें आगे चल के काफ़ी यूज़ करना है। तो सबसे पहली बात, जो मेन वर्ब होती है उसके रूप में भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बात मेन वर्ब की आती है तो मेन वर्ब क्या होती हैं? मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रियाएं होती हैं। तो किन जगह पर हम इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, चलिए अब उन्हें जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हमारा पॉइंट है, अगर कहीं भी हाइट की, एज की, वेट की या डेट की, मतलब मैंने 4 पॉइंट बताए आपको, हाइट, एज, वेट या डेट, इनमें से कोई भी बात बताई जाती है वहाँ मेन वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा इज, एम, आर प्रेजेंट में होते हैं, इसीलिए इनका जो अर्थ वो है के रूप में होता है, और जबकि वॉज और वर पास्ट के रूप में होते हैं, इसीलिए इनका अर्थ था के रूप में होता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, ही इज 50 किलोज, मतलब ही माने वह, इज माने है, 50 किलो यानी 50 किलो का मतलब क्या हो गया? वजन। तो जहाँ वेट की बात हो रही है वहाँ पर हमने क्या लगाया? इज लगाया, और इज यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेन वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से इट इज 8 सितंबर, यहाँ पर आप देखेंगे जो 8 सितंबर है वो एक डेट है और इज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि हाइट के लिए, एज के लिए, वेट के लिए और डेट बताने के लिए हमेशा इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट, एक्सिस्टेंस, यानी कि किसी भी चीज़ के अस्तित्व को बताने के लिए भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम टीचर, कि मैं एक अध्यापक हूँ, यानी मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्या चीज़ हूँ, तो मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ मेरा जो अस्तित्व है वो एक अध्यापक के रूप में है और उसे बताने के लिए एम मेन वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरीके से आयरन इज अ मेटल, कि जो आयरन होती है वो एक मेटल होती है, यानी आयरन किसके अंदर आता है? तो आयरन मेटल के अंदर आता है, यानी आयरन का जो अस्तित्व है वो कौन है? मेटल है। तो अस्तित्व बताने के लिए भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से थर्ड नंबर पर हमारे आता है कमांड, यानी कि आदेश देने के लिए भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी क्वाइट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा फिजिकल एंड मेंटल पोजीशन। फिजिकल मतलब शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु विशेष की शारीरिक और मानसिक रूप के लिए भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह एक सुंदर लड़की है, तो ये क्या है? उसकी फिजिकल यानी शारीरिक विशेषता है। या फिर आई एम वेरी अपसेट, यानी मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, तो ये मेरी एक मेंटल पोजीशन है। तो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप को दर्शाने के लिए भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता। चलिए अभी हमने जाना कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब को मेन वर्ब के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे कि एक्जुलरीज वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। एम, इज, आर, वॉज, वर, इन पांचों के बाद में अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है, एम, इज, आर, वॉज वर्ब के बाद में अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है तो हम उसे एक्जुलरीज वर्ब के रूप में यूज करते हैं। अब बात आती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई होती है, पहली चीज। दूसरी बात, इसके अंदर दो काम हो रहे होते हैं और दूसरा वाला जो काम होता है वो पहले वाले काम के ऊपर निर्भर करता। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इज के साथ जो राइटिंग है यानी राइट है, राइट में आईएनजी लगा है, जिसकी वजह से ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन अगर हम बेसिकली ग्रामर की भाषा में देखें तो हम देखेंगे कि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ही वॉज राइटिंग अ बुक। यहाँ पर भी वॉज के बाद में राइट में आईएनजी लग रहा है, यानी कि वॉज के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन टेंस के आधार पर ये पास्ट कंटिन्यूअस है। या सीधे तौर पर हम समझ सकते हैं, अगर इज एम आर वॉज वर के साथ में आईएनजी लग जाता है तो वो उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में प्राप्त हो जाते हैं। अगर प्रेजेंट की सहायक क्रियाएं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे, और अगर पास्ट की सहायक क्रियाएं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, एम इज आर वॉज वर, इनके बाद में यदि पास्ट पार्टिसिपल आ जाए। अब बात आती है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, वहां पर किसी भी व्यक्ति विशेष की आदतों को या विशेषताओं को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एम इज आर वॉज वर्ग के साथ में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है अ कार वाज ड्राइवन बाय हिम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉज के बाद में ड्राइवन आ रहा है जो ड्राइव की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ऐसी जो फॉर्म जो थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है या हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो हमारा एक पैसिव वॉइस होता है। क्योंकि जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं, जो एक्टिव पैसिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं वहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अगर एम इज आर, यहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, केवल बात क्या हो रही है, यदि एम इज आर के बाद में इन्फिनिटिव आ जाए या फिर उसके बाद में टू आ जाए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो वो भी एक्सुलरीज वर्ब के रूप में होते हैं। तो बात आती है कि इन्फिनिटिव क्या चीज होती है। तो इन्फिनिटिव वो होता है जहां दो वर्बों को जोड़ा जाता है और उन दो वर्बों के बीच में टी ओ टू का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। ही इज टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो। मतलब यहाँ पर ये एक प्लान को बता रहा है कि भविष्य में मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे वाक्य जो भविष्य के प्लान के बारे में बताते हैं, वहाँ पर एम इज आर के बाद में इन्फिनिटिव, फिर टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे कि वॉज और वर्ब के साथ में इन्फिनिटिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है। दोनों में डिफरेंट हमारा ये है कि जो पहला वाला सेंटेंस था वहां पर भविष्य के प्लान के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि जब इज एम आर के साथ में इन्फिनिटिव और टू आती है तो वो भविष्य के प्लान को दर्शाता है। लेकिन अगर वॉज या वर्ब के साथ में इन्फिनिटिव, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो ये दर्शाता है कि ऐसा प्लान जो कि हमारा कंप्लीट नहीं हो सका है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज टू लीव फॉर दिल्ली टुडे, यानी कि उसे आज दिल्ली छोड़ना था लेकिन वो दिल्ली छोड़ नहीं पाया। क्यों नहीं छोड़ पाया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका जो प्लान था वो सफल नहीं हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 5वें नंबर का पॉइंट कि एम इज आर वॉज वर्ब के साथ में, अब यहाँ पर पांचों चीज आ रही हैं, के साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाए। तो ऐसी कंडीशन कब आती है जब किसी वाक्य में ऑर्डर या कमांड का प्रयोग किया जा रहा हो। जैसे यू आर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि आपको जो कानूनन मतलब नियम हैं उनको मेंटेन यानी नियंत्रित करके रखना होगा, यानी उन्हीं के अनुरूप चलना होगा। चलिए अगला 6 पॉइंट देखते हैं। जब टू बी फॉर्म का मतलब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में अबाउट टू आ जाए, क्या आ जाए, अबाउट टू, तो भी वो एक एक्सुलरीज के रूप में पाया जाता है।
जैसे ही इज अबाउट टू लीव। अब ये जो अबाउट टू जो होता है वो नियर या फ्यूचर को दर्शा रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है हैज़ हैव, यानी कि सेकंड वाली जो कंडीशन थी टू हैव फॉर्म। टू हैव फॉर्म के अंदर हमने क्या बताया था कि हैज़ का प्रयोग, हैव का प्रयोग और हैड का प्रयोग। तो आप लोगों को जैसे कि टेंस आते होंगे तो आप लोगों ने जो परफेक्ट टेंस देखे होंगे, यानी कि बात अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक वचन कर्ता होते हैं ही शी इट नेम के साथ में हैज़ का प्रयोग किया जाता है और वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं आई वी यू दे, इनके साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है हैड, और हैड हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग होता है। ये तो बात हुई टेंस की। अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो हैव या हैड माने रखना पाया जाता है, यानी रखने के अर्थ में भी हैव का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है टू डू फॉर्म। टू डू फॉर्म जो है उसके अंदर हमने डू, डज और डिड को जाना। तो आप लोगों को जैसे कि टेंस आते होंगे तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पर एक वचनकर्ता के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ में डू का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है डिड की, तो डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है जो कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पाया जाता है। साथ ही साथ ये एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो डू एक मेन वर्ब के रूप में होती है जिसका अर्थ करना पाया जाता है। इस तरीके से अब हमारी एक्जुलरीज वर्ब समाप्त होती है पार्ट 2 में। अभी हमने प्राइमरी एक्जुलरीज को जाना था, पार्ट 2 में हम मॉडल एक्जुलरीज के बारे में जानेंगे कि मॉडल एक्जुलरीज क्या होती है और उसे किस तरीके से प्रयोग किया जाता